नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर। मैं हूं सुशील बहुगुणा। हम एक ऐसे दौर में हैं जब दुनिया के कम से कम 2 मोर्चों पर तो खुलकर युद्ध चल ही रहे हैं और कुछ मोर्चों पर युद्ध के कभी भी शुरू हो जाने का अंदेशा बना हुआ है। इन सभी में दुनिया की महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ खड़ी दिख रही हैं। ऐसे में दुनिया की 3 महाशक्तियों पर सबकी निगाह रहती है, अमेरिका, रूस और चीन, जिनके आपसी हित इन सभी मोर्चों पर टकरा रहे हैं। इन हालात में अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की एक ताजा रिपोर्ट बता रही है कि अमेरिका के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती रूस नहीं बल्कि चीन का विस्तारवादी रवैया है। पेंटागन की इस सालाना रिपोर्ट में चीन की फौजी ताकत और उसकी फौज के आधुनिकीकरण का आकलन किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन एक व्यापक और तकनीकी तौर पर अत्याधुनिक परमाणु ताकत बनने की ओर अग्रसर है। चीन के परमाणु हथियारों के जखीरे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वो नए नए लक्ष्यों को निशाना बनाने की अपनी क्षमता का विस्तार कर रहा है। चीन की फौजी ताकत के आकलन से जुड़ी ये वार्षिक रिपोर्ट अमेरिकी संसद कांग्रेस में पेश की जाती है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बीते 1 साल में चीन ने अपने परमाणु जखीरे में 100 एटमी हथियार और बढ़ा लिए हैं और 2024 के मध्य तक चीन के पास 600 परमाणु हथियार थे, जिनके 2030 तक बढ़कर 1000 हो जाने की आशंका है। अमेरिका लगातार चीन से अपील करता रहा है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर पारदर्शिता लाए। साथ ही ये चेतावनी भी देता रहा है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों की रक्षा करने को तत्पर है और जवाब में उचित कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। चीन के पड़ोस में ताइवान अमेरिका का एक ऐसा ही सहयोगी देश है जिसे घेरने में चीन कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बीते 1 साल में उसने ताइवान के खिलाफ फौजी दबाव बढ़ा दिया है। ताइवान पर चीन क्यों दबाव बढ़ाता रहा है, उसकी रणनीति क्या है, इस पर भी हम करेंगे बात। लेकिन पहले चीन के परमाणु जखीरे और दुनिया पर छाए परमाणु युद्ध की दहशत का जिक्र। करीब 60 साल पहले 16 अक्टूबर 1964 को चीन ने अपने जिनजियांग प्रांत की लॉपनॉर टेस्टिंग साइट पर अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। तब चीन की अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन चीन का ध्यान अपनी फौजी ताकत के विस्तार पर बना रहा। बाद के दशकों में आर्थिक मोर्चे पर खुद को मजबूत करता चीन सैन्य ताकत भी बढ़ाता गया, परमाणु ताकत भी बढ़ाता गया। तब से 2017 तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक चीन 23 एटमॉस्फेरिक टेस्ट यानी खुले परमाणु परीक्षण और 22 भूमिगत परमाणु परीक्षण कर चुका है और इस सब की बदौलत आज उसके पास 600 परमाणु हथियार हो चुके हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने यह आकलन पेश किया है। सवाल यह है कि चीन अपनी परमाणु ताकत में यह विस्तार किन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर कर रहा है। मिलिट्री बिल्डअप है और न्यूक्लियर वेपन्स बिल्डअप है। ये इसका जो मेन मोटिवेशन ये है कि चीन अपने आप को दुनिया का एक बहुत बड़ा पार मानता है और बाकी दुनिया को मैसेज दे रहा है कि चीन अब उसी दर्जे पर है जहाँ पर अमेरिका है। कि चीन का जो एक्सपेंशनिज्म है उसको बोल्स्टर करना, क्योंकि अगर चीन के पास इस तरह की न्यूक्लियर वेपनरी है तो उसके खिलाफ कोई दूसरा देश उसको चैलेंज नहीं करेगा। तो इसका जो एक्सपेंशनिज्म है वो प्रोटेक्ट होगा। ताइवान तो एक बहुत खतरे में है, एक नेक्स्ट टारगेट बन सकता है, दुनिया का नेक्स्ट यूक्रेन बन सकता है ताइवान। दुनिया का अगला यूक्रेन बन सकता है ताइवान, ये कहा ब्रह्मचिल्लानी ने, जो सामरिक मामलों के जानकार हैं। और चीन के निशाने पर सिर्फ ताइवान ही हो यह कहना मुश्किल है। हमेशा से ध्रुवों में बंटी दुनिया में महाशक्तियों के सामने दुश्मनों की कमी नहीं रही। यही वजह है कि परमाणु बम का आविष्कार और विकास होता चला गया। सामूहिक विनाश के इस हथियार का आविष्कार हुए अगले साल 70 साल पूरे हो जाएंगे। बेहद गोपनीय मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत 6 साल के शोध के बाद अमेरिका ने जुलाई 1945 में सबसे पहला परमाणु हथियार बनाया और उसका परीक्षण भी कर दिया। परमाणु हथियारों की विभीषिका क्या हो सकती है, यह उसके अगले ही महीने सामने आ गया जब अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराकर पूरी दुनिया को दहला दिया।
उसके बाद से ही परमाणु हथियारों का विरोध दुनिया में तेज हो गया, लेकिन उनका विकास रुका नहीं। अमेरिका के साथ होड़ में लगे तत्कालीन सोवियत संघ ने 4 साल बाद पहला परमाणु परीक्षण कर दिया। इसके बाद 1952 में ब्रिटेन, 1960 में फ्रांस और 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किए। भारत ने 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। फिर कई और छोटे बड़े देश भी इस होड़ में शामिल हो गए। आज करीब 70 साल बाद स्थिति क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन के आकलन के मुताबिक साल 2024 तक सबसे अधिक परमाणु हथियार अमेरिका के पास हैं। उनकी संख्या है 5,748। इसके बाद दूसरे स्थान पर रूस आता है, जिसके पास 5,580 परमाणु हथियार हैं। ये जो दोनों ही देश हैं, इनके पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। इतने परमाणु हथियार कि वो पूरी पृथ्वी को कई बार नष्ट कर सकते हैं। परमाणु विकास की होड़ में चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद आया, लेकिन आज तीसरे पायदान पर है। चीन के पास तीसरे नंबर पर सबसे अधिक 600 परमाणु हथियार हैं। इसके बाद फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 परमाणु हथियार हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास 172 परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, उसने भी 170 परमाणु हथियार बना लिए हैं। इजराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु हथियार बताए जाते हैं। यहां खास बात यह है कि कई देशों ने अपने परमाणु हथियारों की सही संख्या सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन दुनिया भर में तमाम थिंक टैंक इसके बावजूद एक अनुमान के आधार पर ये संख्याएं बताते आए हैं। कुल मिलाकर 12,200 परमाणु हथियार हैं दुनिया में, जिनके 90% हथियार अकेले अमेरिका और रूस के पास हैं। इनमें से 9,600 परमाणु हथियार सेनाओं के हाथ में हैं और बाकी को अलग अलग समझौतों के तहत निष्क्रिय किया जा रहा है। दरअसल परमाणु बमों से हिरोशिमा और नागासाकी की बर्बादी का हाल पूरी दुनिया देख चुकी थी, और जब अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ आपसी होड़ में लगे हुए थे तो दुनिया का डर और बढ़ने लगा था कि कहीं दोनों महाशक्तियों के बीच कोई चिंगारी परमाणु युद्ध में न बदल जाए। दोनों ही महाशक्तियां अपने जखीरे में पारंपरिक हथियारों के अलावा परमाणु हथियारों को शामिल करने में तेजी से जुटी हुई थीं, और ये ग्राफिक्स आपको दिखा रहा है कि किस तरह 1945 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ। उसके बाद जो परमाणु जखीरा है दुनिया में तमाम देशों के पास, वो बढ़ता चला गया। कुछ अन्य देश भी अमेरिका और रूस के बाद इसमें शामिल हो गए, जिनके नाम हमने लिए। हालात ये है कि 1985 तक, जो आप इसमें बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट देख रहे हैं, तब तक दुनिया में करीब 70,000 परमाणु बम हो चुके थे, जो दुनिया को, इस पृथ्वी को न जाने कितनी बार खत्म कर सकते थे। उनमें एटम बम भी थे और थर्मोन्यूक्लियर बम भी, यानी फिशन पर आधारित बम भी थे और फ्यूजन पर भी। लेकिन इसी के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की आवाज भी तेज होती गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि समय समय पर अमेरिका और सोवियत संघ समेत कई देशों ने हथियार नियंत्रण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिन्होंने परमाणु हथियारों और उनके परीक्षणों को सीमित करने की दिशा में बड़ी भूमिका निभाई। और उसी वजह से ये ग्राफ नीचे को जाता चला गया। जो आप देख रहे हैं, ये परमाणु जो हथियार है देशों के हाथ में, उनकी संख्या है। 1968 में पहले परमाणु निरस्त्रीकरण समझौते यानी एनपीटी पर दस्तखत हुए। बीच में कई और संधियां होती रहीं, जो अप्रैल 2010 तक न्यू स्टार्ट यानी द न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी तक पहुंची, जिसमें अमेरिका और रूस ने अपने परमाणु जखीरों को सीमित करने का वादा किया। आज की तारीख में अमेरिका के पास 1419 परमाणु हथियार है और रूस के पास 1549 परमाणु हथियार। उनके सैकड़ों बॉम्बर विमानों और मिसाइलों पर यह हथियार लगे हुए हैं। परमाणु हथियारों को आप ये देख रहे हैं, जो अमेरिका के पास 1419 हैं और रूस के पास 1449, 1450 से ज्यादा रख नहीं सकते एक समझौते की वजह से। परमाणु हथियारों को गिराने की तकनीक अत्याधुनिक होती जा रही है। न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी के मुताबिक कोई भी देश 1550 से ज़्यादा परमाणु हथियारों की तैनाती नहीं कर सकता। इसके अलावा और भी कई नियम हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध में पश्चिमी देशों की भागीदारी को देखते हुए रूस 21 फरवरी 2023 को न्यू स्टार्ट संधि से बाहर हो गया। भारत, इजराइल और पाकिस्तान ने अपनी अपनी रणनीतिक मजबूरियों या फिर कहें सामरिक जिम्मेदारियों को बताते हुए परमाणु निरस्त्रीकरण संधि यानी एनपीटी पर दस्तखत नहीं किए।
उत्तर कोरिया 2003 में एनपीटी से बाहर निकल आया और उसके बाद से कई आधुनिक परमाणु परीक्षण वो कर चुका है। तो ये स्थिति है दुनिया में जो तमाम परमाणु हथियार हैं। और अब आते हैं अगले इस अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की जो रिपोर्ट का अगला हिस्सा है उस पर। इसकी ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन जो परमाणु जखीरा है अपना वो तेज़ी से बढ़ा रहा है, और जो दूसरी खास बात इसमें कही वो ये कि तेज़ी से अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण भी कर रहा है। चीन की इन कोशिशों में भ्रष्टाचार के कई मामलों में थोड़ी सुस्ती आई है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जुलाई से दिसंबर 2023 तक अपने कम से कम 15 बड़े फौजी अधिकारियों और रक्षा उद्योग से जुड़े अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में उनके पदों से हटा दिया। चीन की सबसे ताकतवर फौजी संस्था सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में भ्रष्टाचार के कई आरोप सामने आए। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन चीन की सेना की सर्वोच्च संस्था है, जिसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में 6 बड़े राजनीतिक अफसर होते हैं। इनमें से ही एक म्याओ हुआ को नवंबर के महीने में सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ अनुशासन के घोर उल्लंघन के आरोप में जांच शुरू हो गई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ किस बड़े पैमाने पर कार्रवाई हो रही है। इसी साल जून के महीने में चीन ने ऐलान किया था कि उसके पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू और उनसे पहले के रक्षा मंत्री वेई फेंगे को भ्रष्टाचार के आरोप में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया है। चीन की मिलिट्री रॉकेट फोर्स से जुड़े कई अधिकारियों को भी हटाया गया है। ये चीन की सेना की वो शाखा है जो अत्याधुनिक पारंपरिक और परमाणु मिसाइलों से जुड़ी तैयारियों की निगरानी करता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक सेना में भ्रष्टाचार के इन मामलों ने चीन को 2027 के अपने लक्ष्य को पाने से कुछ भटका दिया है, उसकी रफ्तार को कुछ सुस्त कर दिया है। उसकी कुछ सैन्य परियोजनाओं में कुछ समय की देरी आ सकती है। इसकी वजह यह है कि एक बड़े अधिकारी को हटाने का असर नीचे तक भी जाता है और कई और अधिकारी कार्रवाई के दायरे में आ जाते हैं। लेकिन चीन ने 2027 तक अपनी सेना के आधुनिकीकरण को मुकम्मल करने का लक्ष्य क्यों रखा है? पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की नजर पड़ोसी देश ताइवान पर है, जिसे वो अपना ही इलाका मानता है। बीते 5 साल में चीन ने जिस तरह ताइवान के खिलाफ फौजी दबाव काफी बढ़ा दिया है, उसे देखते हुए कई जानकार ऐसा मान रहे हैं कि चीन का पहला लक्ष्य ताइवान ही है। क्या वो 2027 में होगा इस तरह का अटैक ताइवान पर, या उसके पहले भी हो सकता है? क्योंकि जो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले जो एक बहुत ही बड़ा नेवल एक्सरसाइज किया चीन ने, ये 30 सालों में सबसे बड़ा नेवल एक्सरसाइज था और इसका टारगेट था ताइवान। तो लग रहा है कि जो खतरा है ताइवान के खिलाफ वो बढ़ रहा है। पिछले ही हफ्ते चीन की नौसेना और कोस्ट गार्ड के जहाजों का एक बड़ा बेड़ा ताइवान की समुद्री सीमा के आसपास पहुंच गया और ताइवान के अधिकारियों को लगा कि चीन उसकी घेराबंदी कर रहा है। ताइवान के अधिकारियों के मुताबिक चीन के करीब 90 जहाजों ने 2 स्तर पर घेराबंदी कर यह दर्शाने की कोशिश की कि यह समुद्र चीन का है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को आदेश दिया हुआ है कि वो 2027 तक ताइवान पर आक्रमण कर उसे चीन में मिलाने को तैयार रहे। इसे लेकर ताइवान का सहयोगी अमेरिका लगातार सतर्क है। एशिया प्रशांत इलाके में साउथ चाइना सी में अमेरिका की फौजी मौजूदगी इसका सबूत है। अमेरिका की लगातार शिकायत रही है कि एशिया प्रशांत इलाके में उसके फौजी बंदोबस्त और सहयोगी देशों की सेनाओं के आसपास चीन अब भी खतरनाक तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा है। उसके लड़ाकू विमान कई बार उनके आसपास खतरनाक स्तर तक करीब आ जाते हैं। ताइवान के आसपास तो चीन की वायुसेना और नौसेना लगातार बड़ी फौजी एक्सरसाइज करती रहती है और ताइवान का आरोप है कि उसके वायु क्षेत्र का भी अक्सर वो उल्लंघन कर जाते हैं। उधर चीन के विदेश मंत्रालय ने पेंटागन की ताजा रिपोर्ट को गैर जिम्मेदार और पक्षपाती बताया है और इसे अपनी सैनिक दादागिरी को बनाए रखने का बहाना बताया है। 始终按照相互尊重、和平共处、
अमेरिकी रिपोर्ट पिछले समान रिपोर्टों की तरह तथ्यों को नजरअंदाज करती है, पूर्वाग्रह से भरी है। अमेरिका ऐसी रिपोर्ट जारी करना बंद कर दे, बल्कि चीन अमेरिका सैन्य संबंधों की स्थिरता बनाए रखने के लिए व्यवहारिक कार्रवाई करे। 遏制、不明智、不可取，也不会得逞。 उधर ताइवान के रक्षा मंत्री का कहना है कि उनकी सेना जरूरत के हिसाब से अपनी योजनाओं पर काम कर रही है, खुद को मजबूत कर रही है ताकि चीन उसके खिलाफ खुलकर युद्ध में उतरने की हिमाकत न करे। चीन और ताइवान के बीच ये तनाव कोई नया नहीं है। ये 65 साल पहले तब से ही है जब से ताइवान एक अलग देश बना। चीन और ताइवान का ये झगड़ा क्या है और चीन की बढ़ती ताकत भारत के लिए कितनी चिंता की बात है, देखेंगे ब्रेक के बाद। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में हम बात कर रहे हैं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन की चीन से जुड़ी ताज़ा रिपोर्ट की, जिसमें यह भी बताया गया है कि ताइवान चीन का पहला लक्ष्य है जिसे वो 2027 तक हासिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन सवाल यह है कि ताइवान से चीन को तकलीफ क्या है। दरअसल कम्युनिस्ट चीन ताइवान को खुद से अलग हुआ एक प्रांत मानता है, जबकि ताइवान खुद को चीन के मेनलैंड से, मुख्य भूमि से अलग एक लोकतांत्रिक देश मानता है जिसका अपना संविधान है। चीन के उत्तर पूर्वी छोर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर ताइवान एक बड़ा द्वीप है जहां सदियों से कई स्थानीय मूल समाज रहते आए थे। 17वीं सदी में यह द्वीप चीनी साम्राज्य के पूरे कब्जे में आ गया। 1895 में जापान ने चीन पर हमला किया और चीन का चिंग साम्राज्य जापान से युद्ध हार गया और ताइवान जापान का उपनिवेश बन गया। 1945 में जापान जब दूसरे विश्व युद्ध में हार गया तो चीन ने ताइवान पर कब्जा कर लिया और तब चीन में जनरल चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार थी। यह वो दौर था जब चीन में चियांग काई शेक और माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच दशकों से दबदबे की लड़ाई चल रही थी। 1949 में माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी इस संघर्ष में जीत गई और चियांग काई शेक और उनकी कुओमिंटांग पार्टी के लोग ताइवान भाग गए। इसके बाद दशकों तक उन्होंने ताइवान पर राज किया और उसे रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम दिया, जो आज भी ताइवान का आधिकारिक नाम है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान पर अपने दावे के लिए इतिहास की ओर भी इशारा करती है। कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि जो ताइवान है वो उसका हिस्सा है। ताइवान की सरकार भी उसी इतिहास की दुहाई देते हुए कहती है कि 1911 की क्रांति के बाद जो आधुनिक चीन बना, ताइवान उसका हिस्सा नहीं था। ना ही वो 1949 में माओ के नेतृत्व में बने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा था। लेकिन दुनिया भर पर चीन का दबाव देखिए कि सिर्फ 12 देश ताइवान को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देते हैं। दुनिया में सिर्फ 12 देश, और विडंबना यह है कि इसमें ताइवान का सबसे करीबी सहयोगी देश अमेरिका भी नहीं है। अमेरिका ने 1989 में जिमी कार्टर के राष्ट्रपति काल में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी आज के चीन को मान्यता दी थी और रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम ताइवान कहते हैं, उसे एक अलग संप्रभु देश के तौर पर अमान्य कर दिया था। ये वो समझौता है, उसकी तस्वीरें हैं। अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी के तहत यह फैसला लिया। बस अंतर यह था कि अमेरिका ने ताइवान पर चीन की संप्रभुता को कभी नहीं माना। अमेरिका ने ताइवान पर चीन की संप्रभुता को कभी नहीं माना, जबकि चीन की इस बात को मानता रहा कि ताइवान उसका हिस्सा है। क्या अजीब बात है। और बस ताइवान को लेकर अमेरिका के साथ चीन का यह रिश्ता इसी खींचतान के साथ आगे बढ़ता रहा। एक और खास बात यह है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत भारत के भी ताइवान से राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन अन्य स्तरों पर संबंध गहरे हैं। वैसे जानकार मानते हैं कि चीन की बढ़ती सैन्य ताकत से भारत को भी सावधान रहना चाहिए। चीन का जो मिलिट्री बिल्डअप है और न्यूक्लियर वेपन्स बिल्डअप है, ये भारत के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि चीन एक रिविजनिस्ट पावर है। भारत के टेरिटरीज पर वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। अभी जो कुछ लद्दाख में हुआ, जहाँ पर इंक्रोचमेंट्स हुए चीन के,
उससे साफ जाहिर है कि चीन का जो एक्सपेंशनिज्म है वो भारत के खिलाफ एक बड़ा थ्रेट है। उसके अलावा आपको पता है, सभी लोगों को पता है कि चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना अंग मानता है। अगर ताइवान चीन के कब्जे में आता है तो चीन का नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत समेत दुनिया के कई देशों के चीन के साथ रिश्ते उसकी विस्तारवादी नीतियों के कारण तनाव से भरे हुए हैं। एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात में आज इतना ही। नमस्कार।